Okay. Okay. So great. So as I just mentioned that, in today's session, we'll try to understand the basic concept of mental health and mental illness. Also because we don't really talk about mental wellness or mental well-being. And जब भी हम mental term आता है तो लोग, I mean, it's okay. Also, it's also because lack of awareness, but हम generally illnesses के बारे में सोचने लगते हैं. So I would want this session to be more interactive. So I have also like I have a few questions, and I would really want कि अगर लोग थोड़ा interact करें तो अच्छा लगेगा. So अभी जितने भी participants हैं, किसी ने इसके पहले किसी भी तरह के mental health related projects या किसी तरह का initiative में कुछ वैसा participation रहा है? If yes, then can somebody share their experience या कुछ उनका अपना observation रहा हो? मेंटल हेल्थ से रिलेटेड किसी ने कुछ भी काम किया है? इट कैन बी अ प्रोजेक्ट, मे बी इन कॉलेज और एन असाइनमेंट, एनीथिंग? ओके, नोबडी? Yes, ओके. yeah, I would like to share. मेरा थोड़ा सा ही एक्सपीरियंस रहा है असम में, थोड़ा मेंटल इलनेस की तरफ. तो मैं बस ऑब्जर्वेशन पार्ट में थी और मोबिलाइजेशन ऑफ द कम्युनिटी में. उसमें वीकेंड्स पे जो भी ऐसे सीवियरली डायग्नोस्ड लोग हैं, उनके लिए कैंप लगता है वहाँ पे. एंट नाम की संस्था है वो. ओके. तो वहाँ पे डॉक्टर हैं, आर्मी रिटायर्ड, उनका ओके. मेंटल इलनेस में एक्सपर्टी है, वो ओके. करते थे. तो जितनी भी ऐसे भ्रांतियां हैं, मिथ्स हैं अराउंड मेंटल इलनेस, पहले तो उनका स्टेप ये होता है कि उसको डिसमेंटल करना स्टेप बाय स्टेप, एंड देन मोबिलाइजेशन, और उसके बाद वीकेंड्स पे दे ऑर्गेनाइज दिस कैंप. तो उसमें काफी सारे इंटेंस केसेस मैंने देखा, और स्पेशली क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट जोन है आसाम, तो ओके. वहाँ पे मेंटल इलनेस बिकॉज ऑफ आफ्टरमैथ ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, वो वाला एरिया मैंने थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया. या Okay, दैट्स ऑल. thanks Shivi for sharing. I have another question. हम अक्सर शायद mental health के बारे में उतनी openly बात नहीं करते हैं. When we were in school या when we were in जब हम college में भी होंगे work spaces, तो बहुत बात, I mean work spaces तो अभी हम नहीं बात करें, but schools colleges में भी या family members या friends के साथ भी शायद mental health के बारे में बहुत कम बातें होती है. हम लोग आज सेशन भी कर रहे हैं, तो क्यों ऐसा लगता, आई मीन क्या वजह हो सकती है कि मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है? आई मीन इट कैन बी एनीथिंग, कोई राइट और रॉन्ग आंसर नहीं होगा, जस्ट अ रैंडम क्वेश्चन. सबके अपने-अपने व्यूज़ होंगे. सो व्हाई डू यू गाइस थिंक कि मेंटल हेल्थ के बारे में या मेंटल इलनेस के बारे में बात करना ज़रूरी है? कोई कुछ शेयर करना चाहेगा? I can share. ओके. Sanjeev, were you saying something? Sorry. हाँ, जरूरी इसलिए भी है क्योंकि पहले ज्यादा कुछ इससे बात हुआ नहीं है, खासकर मेन स्ट्रीम सोसाइटी में या जो भी कम्युनिटी वर्कर्स हैं, जो भी काम कर रहे हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, डिफरेंट फील्ड सेटिंग्स में, अर्बन में, रूरल एरियाज में. तो कहीं ना कहीं डे टू डे लाइफ में ये ऐसा इशूज है. लोगों के साथ जो काम कर रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं वो चीजों को ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, पर्सनल ग्राउंड पे, ग्रुप ग्राउंड पे. तो ये सब चीजें थोड़ी सी अभी मतलब ज्यादा सुनने को कम मिलता है. लोगों में इस तरह का अभी काफी ज्यादा स्टिग्मा है. लोग तुरंत पागलपन करने लगते हैं कि पगला गया है, इस तरह का लोगों में. खासकर मैं पिछले 4 सालों से मैं फील्ड में खासकर रूरल सेटिंग्स में काम कर रहा हूँ, तो लोग तुरंत डायरेक्टली ऐसे लोगों को पगला गया है, पागल खाना में भर्ती करना पड़ेगा, छोटी छोटी चीजों को लेकर के भी, महिलाओं को लेकर के में, और छोटी छोटी चीजों पे भी बात होनी चाहिए. ऑब्जर्वेशन कैसा है लोगों का. थैंक यू संजीव. भूमिका, यू वांटेड टू शेयर समथिंग? हाँ, मैं बस ये बोल रही थी कि ऑफ लेट मैंने ये भी काफी ऑब्जर्व करना शुरू किया है कि द रिलेशन बिटवीन फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ, जो मुझे लगता है ज्यादा मतलब बताया नहीं गया व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, एंड वाइस वर्सा इफेक्ट कि फिजिकल हेल्थ का इफेक्ट मेंटल हेल्थ पे, मेंटल हेल्थ का इफेक्ट फिजिकल हेल्थ पे, और वो बिल्कुल कैसे एक मतलब इतने ज्यादा लिंक्ड है. तो वो मेरे लिए एक इम्पोर्टेंट मतलब बल्ब मोमेंट था.
Yes, I think it's a very important point, and I'll try to cover this point बहुत short में और बहुत simple तरीके से कि हमारा mind और body कैसे connected है, because it's very important for us to understand. Because again, we talk a lot about physical health. When we were in school, we were taught about health पे पूरा chapters होते थे, but हम लोगों ने कभी mental health या emotional well-being के बारे में बात नहीं की. So it has always been about physical health. Okay, so ये कुछ Okay, so I wanted to share this slide with you, not because I wanted to scare you people, but I think again awareness बहुत ज़रूरी है कि at least हम लोगों को पता हो कि हमारे country में चल क्या रहा है, because we should also know that India is facing a mental health crisis. COVID के दौरान शायद कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस के बारे में बातें शुरू हुई है, बट इस चीज को याद रखना बहुत जरूरी है कि अभी हम लोग बहुत सिवियर मेंटल हेल्थ क्राइसिस फेस कर रहे हैं. सो WHO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली around 56 million Indians suffer from depression, which is highest in the world. And another 38 million Indians, they suffer from anxiety disorders. So ये clinical depression, anxiety disorders, ये सारे mental illnesses है. आगे हम लोग बात करेंगे mental health और mental illnesses के बारे में. So I think एक बहुत important, एक ये slide share करना बहुत जरूरी था, मेरे को ऐसा लगा. Also, India has the highest suicide rate in the entire Southeast Asia. And जो निम्हांस है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेज, उनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली अराउंड 98.9 million teenagers in the age group of 13 to 17 years, they suffer from depression and other mental health disorders, and they are in need of active intervention. And India also accounts for 36.6% of suicides globally. ये भी WHO की रिपोर्ट है. So and I think world में second highest mortality rate, suicide mortality rate इंडिया का है. So ये सारी चीजें शायद बहुत लोगों को पता नहीं होंगी, बट अगेन सोच के लगता है कि सच में हम लोग किस क्राइसिस में जी रहे हैं. एंड आई एम श्योर हम लोग के अपने नेटवर्क में, अपनी सर्कल में भी बहुत सारे लोग होंगे जिनके अपने मेंटल हेल्थ कंसर्न्स होंगे, और हम सबके मेंटल हेल्थ कंसर्न्स होते हैं, बट वी डोंट रियली टॉक अबाउट इट ओपनली. उसके भी बहुत सारे वजह होते हैं जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. Now, when we talk about health, what do you understand by health? तो शायद ये कहना ठीक नहीं होगा कि just because I don't have any illness, मतलब हम बहुत healthy हैं. So health, it is not merely the absence of any illness. Health में तीन चीजें आएंगी: physical health, mental health and social well-being. Again, I would like to repeat the same thing: physical health, mental health and social well-being, जिसमें से we mainly talk about physical health, but we don't really talk about mental and social well-being. And I'm sure a lot of people, they don't even know कि अच्छा social well-being जैसी भी कोई चीज होती है. जैसे बहुत लोग अभी भी ये नहीं मानते हैं. जैसे when we work with children, when we work with young people, उनके पेरेंट्स के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इस चीज को एक्सेप्ट करना. एंड बहुत सारे यंग पीपल इस चीज से गो थ्रू करते हैं कि उनके पेरेंट्स, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, कि उनके पेरेंट्स इस चीज को नहीं मानते हैं कि अच्छा मेंटल हेल्थ जैसी कोई चीज होती ही नहीं है. फॉर देम इट्स लाइक, फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, अगर आप काउंसलर के पास जा रहे हो या प्रोफेशनल हेल्प सीख कर रहे हो, लोगों को लगता है कि जैसा एक पार्टिसिपेंट ने कहा कि कोई पागलपन है या आपको कोई इलनेस है, मेंटल इलनेस है. सो Now, what do you understand by mental health? तो ये बहुत बेसिक सा, बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है. WHO ने मेंटल हेल्थ को कैसे डिफाइन किया है: अ स्टेट ऑफ, आई एम सो सॉरी कहीं पे अगर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो हो सकता है कहीं पे कुछ मिस्टेक्स हो. सो अ स्टेट ऑफ वेल बीइंग इन विच एवरी इंडिविजुअल रियलाइजेस हिज और हर ओन पोटेंशियल, can cope with the normal stresses of life, can work productively and fruitfully, and is also able to make contributions to his or her community. So ये बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है WHO का, जिसमें एवरी इंडिविजुअल रियलाइजेज हिज और हर ओन पोटेंशियल. जैसे हम सेल्फ स्टीम की बात करते हैं, सेल्फ वर्थ की बात करते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करते हैं, कैन कोप विद द नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑफ लाइफ, जो बहुत बहुत कॉमन है. मतलब स्ट्रेस इज समथिंग जो हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, विच इज वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड हाउ टू मैनेज स्ट्रेस. किसी के भी, ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जिसके लाइफ में स्ट्रेस नहीं होगा. स्ट्रेस हम सबके लाइफ में होता है और होगा.
बट उसको हम मैनेज कैसे करें, कोप कैसे करें, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. Can work productively and fruitfully and is also able to make contributions to his or her community. ये बहुत सिंपल सा है, जो थोड़ा लोग कहती है थोड़ा इनकम्प्लीट सा डेफिनेशन है. इसको और अच्छे से समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि मेंटल हेल्थ इज द वे वी थिंक, फील एंड बिहेव. सो 3 चीजें हैं: फील, थिंक एंड बिहेव. सो वी कैन से दैट इट इंक्लूड्स आवर इमोशनल हेल्थ, psychological health and our social well-being. We are not talking about illness, we are talking about mental health or mental wellness or mental well-being. So mental health में 3 चीजें आएंगी. अगर हम ये स्टेटमेंट याद रखें ना कि it includes the way we feel, the way we think and the way we behave. तो इसमें हमारे इमोशंस आ गए, साइकोलॉजिकल वेलबींग, इमोशनल वेलबींग एंड सोशल वेलबींग. इमोशनल वेलबींग हो गया जैसे हम कितना सेटिस्फाइड है लाइफ से, हम कितना इंटरेस्टेड है. जैसे बहुत बार ऐसा होता है, जो हम आगे एक स्लाइड में शेयर करेंगे, कि वी स्टार्ट लूजिंग इंटरेस्ट. बहुत सारे लोगों के साथ होता है जब हम मेंटल हेल्थ कंसर्न्स के बारे में बात करते हैं, तो दे स्टार्ट लूजिंग इंटरेस्ट इन लाइफ. वो सेटिस्फैक्शन नहीं होता है. अगेन, I mean, these are very important points and very important, so happiness, interest in life, satisfaction. Just an example. Psychological well-being, being able to manage the responsibilities of daily life. बहुत सारी डिफिकल्टीज होंगे, अलग अलग तरह के सिचुएशंस हम फेस करेंगे, बट उसके बावजूद भी हम कैसे मैनेज कर पा रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज. एंड सोशल वेलबींग, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कि it's about positive functioning and having something to contribute to the society, having good relationship with others. जैसे एक और इशू होता है बहुत लोगों के साथ, कि हम दूसरे लाइक अगर हम एक कम्युनिटी में रहते हैं, हम फैमिली है, फ्रेंड्स है, ऑफिस जाते हैं, स्कूल है, कॉलेज है, तो हम कहीं ना कहीं बहुत लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है रिलेशनशिप मेंटेन करना, हेल्दी रिलेशनशिप, गुड रिलेशनशिप विद अदर्स. तो ये सारी चीजें हमारी सोशल वेलबींग में आ जाएंगी. सो और भी कुछ पॉइंट्स है जो आई वांटेड टू शेयर. एबल टू कोप विद डिफिकल्ट टाइम्स, जैसे हम लोगों ने उस वक्त भी कहा कि स्ट्रेस हम सबके लाइफ में होगा, लेकिन हम कोप कैसे कर रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आई थिंक बेस्ट एग्जाम्पल होगा जो अभी पैंडेमिक हम सब ने एक्सपीरियंस किया. आई एम श्योर हम सबके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए, बहुत सारी चीजें हम लोगों ने जो एक्सपेक्टेड एकदम भी नहीं होंगी. ऐसी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे हम सबके साथ कुछ ना कुछ हुआ, कुछ ना कुछ हम लोगों ने चैलेंजेस फेस किया. तो हम कोप कर पाए या नहीं कर पाए. Feeling in control, being confident, feeling good about yourself, being able to manage and express emotions. कि हम जब emotions की बात करते हैं तो हम emotions को अच्छे से manage कर पा रहे हैं या नहीं, modulate कर पा रहे हैं कि नहीं, हम recognize कर पा रहे हैं कि नहीं. वो self awareness वाली चीज बहुत जरूरी है कि जो हमारे अलग अलग तरह के इमोशंस हम एक्सपीरियंस करते हैं, तो हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं या नहीं, और किसी तरह का इमोशनल एक्सपीरियंस है तो हमारा रिस्पॉन्स कैसा है. सो ये सारी चीजें मेंटल हेल्थ में आ जाएंगी. अगेन, बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग गुड रिलेशनशिप्स, जो हमारा सोशल वेलबींग वाला पॉइंट था. एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेजिलियंस, टू बी एबल टू अडेप्ट वेल इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी. अगेन आई वुड गिव दिस एग्जांपल जो हम सब शायद रिलेट कर पाएंगे पैंडेमिक का, कि हम सबके साथ बहुत सारी ऐसी चीजें हुई और अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस हम कई लोग फेस कर रहे हैं, एंड हम लोगों ने नहीं एक्सपेक्ट किया होगा कि अच्छा ऐसा भी होगा. तो कहीं ना कहीं हम अडेप्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं. तो वो रेजिलियंस एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं. सो आई बिलीव ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो मेंटल हेल्थ से हम अलग नहीं कर सकते हैं. सो आई again, this is a very important slide. So I was going through a journal. I don't remember exactly क्या नाम था. So उसमें मेंटल हेल्थ को बहुत ही अच्छे से डिफाइन किया था. जैसा हमने कहा कि WHO का जो डेफिनेशन है वो बहुत सिंपल सा है और सबसे बेसिक सा है, बट कहीं ना कहीं वो थोड़ा इनकम्प्लीट सा लगता है. So toward a new definition of mental health, now the proposed definition talked about a few important components of mental health. सबसे पहले हो गया बेसिक कॉग्निटिव एंड सोशल स्किल. सो जब हम कहते हैं कॉग्निटिव स्किल, मतलब डिसीजन मेकिंग हो गया, हम प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, जो भी इंफॉर्मेशन है हम उसको याद रख पा रहे हैं या नहीं रख पा रहे हैं. ये सब आई बिलीव बहुत बहुत बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं हम सबके लिए.
अगेन जब हम सोशल स्किल्स की बात करते हैं तो सोशल स्किल्स में वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस दोनों चीज आ गए। तो एक हो गया कि हम लोगों के साथ वैसा रिलेशनशिप फॉर्म कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, गुड रिलेशनशिप्स मेंटेन, हेल्दी रिलेशनशिप्स मेंटेन कर पाना और कम्युनिकेट कर पाना। कम्युनिकेशन में वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दोनों होगा। नाउ इमोशनल रेगुलेशन, अगेन इमोशनल रेगुलेशन में हो गया कि हम अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को रिकॉग्नाइज कर पाना, मॉड्यूलेट कर पाना एंड एक्सप्रेस कर पाना। अगर किसी तरह का इमोशनल एक्सपीरियंस है तो हम कैसे इफेक्टिवली मैनेज कर रहे हैं। तो बैलेंस बहुत जरूरी है। फ्लेक्सिबिलिटी एंड एबिलिटी टू कोप विद एडवर्स लाइफ इवेंट्स। आई थिंक फ्लेक्सिबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चीजें, कुछ ऐसे सिचुएशंस होते हैं, ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं हम लोगों को फेस करना पड़ता है। तो एक एक होता है कि इंसान का फिक्स्ड माइंडसेट होता है, और जब सिचुएशन कुछ अनएक्सपेक्टेड ऐसा होता है लाइफ में या कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं, तो अगर हमको लगता था कि अच्छा ये है तो इसका सोल्यूशन ये है या मेरे को ऐसे ही डील करना है, लेकिन हो सकता है कि कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन हो और हम लोगों को कुछ और तरीका लगाना पड़े। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है लाइफ में, यू नो, टू बी एबल टू चेंज वंस ओन आइडियाज इन द लाइट ऑफ एडवर्सिटी और न्यू एविडेंसेस। अबिलिटी टू कोप विद एडवर्स लाइफ इवेंट्स हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है। फंक्शन इन सोशल रोल्स, फंक्शन इन सोशल रोल्स किसी तरह का जो सोशल इवेंट्स होते हैं उसमें हमारा क्या पार्टिसिपेशन है, हमारा मीनिंगफुल, यू नो, टू बी एबल टू पार्टिसिपेट इन मीनिंगफुल सोशल इवेंट्स। हम सब सोसाइटी में रहते हैं, कम्युनिटी में रहते हैं, फैमिली है, नेबर्स है, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं। सो हमारा सोसाइटी में रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो WHO ने भी के भी डेफिनेशन में ये था कि हमारा कंट्रीब्यूशन, टू बी एबल टू मेक कंट्रीब्यूशन टू हिज और हर कम्युनिटी। नाउ लास्ट इज जो भूमिका ने मेंशन किया था, रिलेशनशिप बिटवीन माइंड एंड बॉडी। दिस इज, आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इस चीज को याद रखना कि हमारा जो माइंड है और बॉडी है वो कनेक्टेड है, ये दो अलग चीजें नहीं है। बहुत सिंपल सा तरीका है याद रखने को कि अगर हमारे माइंड को, मतलब अगर हम बहुत अगर हमारी बॉडी को कुछ होता है, क्योंकि वी टॉक अ लॉट अबाउट फिजिकल हेल्थ इश्यूज या फिजिकल हेल्थ के बारे में हम बात करते हैं। अगर किसी तरह का फिजिकल इलनेस है, क्रॉनिक इलनेस है, या फिर अगर किसी का एक्सीडेंट होता है जिसकी वजह से उसके कुछ वैसे फिजिकल हेल्थ कंसर्न्स है, तो कहीं ना कहीं उसके मेंटल हेल्थ पे और इमोशनल वेलबींग पे भी उसका असर पड़ेगा। और ये होता है, आप हम लोग अपने बारे में सोच सकते हैं, शायद कभी अगर हमारे साथ ऐसा हुआ होगा कि हम किसी तरह का फिजिकल इलनेस होगा या फिजिकल हेल्थ कंसर्न होगा, उसकी वजह से हमारे माइंड पे, हमारे इमोशंस पे बहुत फर्क पड़ता है। वैसे ही अगर हमारे को अगर हम बहुत स्ट्रेस में हैं, या मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं, उसका असर हमारे बॉडी पर भी पड़ता है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे इन अ केस स्टडी। सो एक कॉन्सेप्ट है कि हमारा माइंड, बॉडी और जो एनवायरनमेंट है वो कनेक्टेड है, विच इज ट्रू। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू टेक केयर ऑफ बोथ आवर माइंड एंड, आई मीन, ये इस चीज को याद रखना कि हमारा मेंटल हेल्थ उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हमारा फिजिकल हेल्थ है। सो हमारे को अपने माइंड और बॉडी दोनों का केयर करना बहुत जरूरी है ना। दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर हम लोगों को मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस समझना है और दोनों में क्या डिफरेंस है वो समझना है, सो आई थिंक एक स्लाइड में हम बहुत कुछ कवर कर सकते हैं, बहुत बेसिक सी चीज है। सो मेंटल हेल्थ कॉन्टिन्यूम, सो इट्स अ स्ट्रेट लाइन, एंड इस स्ट्रेट लाइन में वी कीप मूविंग अप एंड डाउन। हम सब इस स्ट्रेट लाइन पे हैं, एंड जिसके एक एंड पे हेल्दी है, एक एंड पे आई कैन से पॉजिटिव मेंटल हेल्थ है, और दूसरी एंड पे इलनेस है। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन पे हम सब हैं। हेल्दी हो गया हमारा नॉर्मल फंक्शनिंग है। हम फिजिकल हेल्थ से एग्जांपल देते हैं, अगर
अगर किसी तरह का, कभी-कभी ऐसा हम सबके साथ होता है कि किसी तरह का थोड़ा हेडेक है, बॉडी एक है या स्टमक एक है, थोड़ा सर्दी-खाँसी हो गई है, दैट डज़न्ट मीन कि मेरे को किसी तरह का इलनेस है, बट वो फ्लक्चुएशन चलता रहता है, वो ऑन ऑफ चलता रहता है लाइफ में। किसी वजह से हो सकता है कि आज हम फिज़िकली अच्छा नहीं फ़ील कर रहे हैं, थोड़ा बॉडी एक हो रहा है, थोड़ा हेडेक हो रहा है। हम क्या करते हैं? या तो हम ब्रेक लेंगे काम से, हम रेस्ट कर लेते हैं, घर में बताते हैं तो कुछ घरेलू, क्या कहते हैं उसको हिंदी में, नुस्खे, घरेलू नुस्खे होते हैं। या फिर हम अगर थोड़ा ज़्यादा लगता है तो मे बी अगर कोई फैमिली डॉक्टर है हम उनसे बात करते हैं या किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और उनको बताते हैं कि ये हमारे कंसर्न है, पिछले 1 दिन से 2 दिनों से हमारे साथ ये हो रहा है। एंड डॉक्टर अगर कुछ सजेस्ट करते हैं तो हम वो सारी चीज़ें फॉलो करते हैं। बहुत बेसिक सी चीज़ हम ये करते हैं कि हम अपने बॉडी को थोड़ा ब्रेक देते हैं, माइंड को ब्रेक देते हैं और हम रेस्ट लेते हैं। एंड हो सकता है 2 दिन 3 दिन के बाद वी स्टार्ट फीलिंग बेटर, व्हिच इज़ वेरी नॉर्मल। तो जो हमने कहा कि हम सब इस स्ट्रेट लाइन पे हैं एंड वी कीप मूविंग अप एंड डाउन। तो अगर आज हम हेल्दी है और हम सबके सामने आके बात कर रहे हैं, हो सकता है 2 दिन बाद मेरे को किसी वजह से बॉडी एक हो या हेडेक हो और हम थोड़ा-सा हेल्दी अगर लेफ्ट साइड में है तो हम थोड़ा राइट साइड मूव करें, ठीक है? वैसे ही हमारे मेंटल हेल्थ के केस में होता है। अब अगर हम डॉक्टर के पास नहीं जाएँगे, वो चीज़ अगर मेरे को बहुत ज़्यादा स्टमक एक हो रहा है या बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, नहीं ठीक हो रहा है और हम उसको डिले करते जा रहे हैं कि चल ठीक है, हेडेक ही तो है। लेकिन वो चीज़ अगर बढ़ती जाएगी और हम डॉक्टर के पास नहीं जाएँगे या सही टाइम पे मदद नहीं माँगेंगे या सही टाइम पे वो सपोर्ट नहीं मिल पाएगा, तो हो सकता है कि वो चीज़ किसी इलनेस में बदल जाए। अगर मेरे बॉडी में अगर किसी तरह की चोट लगती है और अगर हम उसका उसको उसका इलाज नहीं, बट उसका अगर अच्छे से केयर नहीं करते हैं और उस चीज़ को जो ज़रूरत है हील करने के लिए वो नहीं करते हैं, तो शायद वो हील नहीं होगा। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन के बाद वो ज़ख्म बन जाएगा। तो वैसा ही होगा कि अगर हम सही टाइम पे सपोर्ट नहीं माँगते हैं, तो वो चीज़ इलनेस का रूप ले सकती है। सो वी कीप मूविंग अप एंड डाउन, व्हिच इज़ वेरी नॉर्मल। तो मेंटल हेल्थ के केस में वही होता है कि अब जैसे स्ट्रेस इज़ अ वेरी कॉमन टर्म, हम सबके लाइफ में किसी ना किसी वजह से स्ट्रेस होता है। कब होता है? जब हम लोगों को लगता है कि कोई पर्टिकुलर सिचुएशन है और वो मेरे कंट्रोल में नहीं है या हमसे नहीं मैनेज हो पा रहा है और हम लोगों को स्ट्रेस होने होने लगेगा। सबके अलग-अलग फैक्टर्स हो सकते हैं। कुछ हो सकता है फैमिली इश्यूज़ हो, ऑफ़िस में कुछ हुआ हो, कोई वैसी डेडलाइन हो। कॉलेज वग़ैरह में ऐसा बहुत होता है कि अच्छा 4 दिन तक कुछ नहीं किया, 2 दिन बचा है अभी या 1 रात पहले हम लोग करने बैठे और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड फ़ील करते हैं। या ऑफ़िस में अचानक से काम और बढ़ गया और पता है कि अभी 6 घंटे बाद सबमिट करना है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया। अम, बॉयफ्रेंड से लड़ाई हो गई, मदर से आर्ग्यूमेंट हो गया, कुछ भी हो सकता है सबके साथ। सो ये एक नॉर्मल स्ट्रेस हुआ, व्हिच इज़ वेरी नॉर्मल। हम सबके लाइफ में स्ट्रेसर्स होते हैं जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस होता है। अ, अब अगर हो सकता है कि हमारा नॉर्मल फंक्शनिंग है, सेकंड येलो बॉक्स जो है वो रिएक्टिंग है, कॉमन एंड रिवर्सिबल डिस्ट्रेस। अ, हम सब एक्सपीरियंस करते हैं डिस्ट्रेस, अलग-अलग वजह के, अलग-अलग रीज़न्स हो सकते हैं, व्हिच इज़ अगेन वेरी कॉमन। हो सकता है कि हम आज अच्छा नहीं फ़ील कर रहे हैं, बहुत लो फ़ील कर रहे हैं, बहुत इरिटेशन, बहुत चिड़चिड़ापन हो रहा है, गुस्सा आ रहा है। जैसे आई विल गिव यू एन एग्ज़ाम्पल इस चीज़ को समझाने के लिए। जैसे हो सकता है कि जब हम लोगों ने मेंटल हेल्थ के बारे में बात की कि 3 चीज़ें होती है, हाउ वी फ़ील, हाउ वी थिंक एंड वी बिहेव। एंड कहीं न कहीं ये तीनों चीज़ें एक-दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगर हम किसी वजह से बहुत स्ट्रेस्ड हैं, मेरे बॉस ने मेरे को लास्ट मोमेंट पे कुछ एक्स्ट्रा वर्क दे दिया और कहा कि विद इन 3 आवर्स मेरे को ये सबमिट करना है। हम बहुत स्ट्रेस में हैं, सामने से मेरी कोई कोवर्कर आती है और उधर का गुस्सा, हम क्या है, मतलब फ़ील कैसा कर रहे हैं? अगेन हम बहुत स्ट्रेस में हैं, अच्छा नहीं फ़ील कर रहे हैं, बहुत सारे अलग-अलग तरह के नेगेटिव इमोशंस हो सकते हैं। उस वजह से मेरे माइंड में बहुत अलग-अलग तरह के थॉट्स आएँगे, क्या पता अगर हम नहीं कर पाए तो? मेरे को गुस्सा आ रहा होगा, चिड़चिड़ापन होगा, जिस वजह से हम बहुत मेरा नेगेटिव रिएक्शन हो सकता है, बिहेवियर हो सकता है।
अब सामने से अगर मेरा कोई कोवर्कर आता है तो हो सकता है उसको पता भी नहीं हो कि क्या चल रहा है, क्या वजह है, लेकिन मेरा बहुत नेगेटिव रिएक्शन होगा। तो ये सारी चीजें कि एक एक वजह थी, वो एक स्ट्रेसर था या जिस कुछ वजह के कुछ रीजन था जिसकी वजह से हम बहुत स्ट्रेस थे, उसके वजह से हम कुछ फील कर रहे थे। वो फीलिंग्स के वजह से मेरे माइंड में कुछ वैसे नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे, और क्योंकि वो नेगेटिव थॉट्स चल रहे थे तो मेरे सामने जो आया मेरा रिएक्शन बहुत नेगेटिव था। सो ये 3 चीजें हो गई, हाउ वी फील, हाउ वी थिंक एंड हाउ वी बिहेव। ये नॉर्मल हुआ, आई थिंक हम सबके साथ ऐसा होता है। अब अगर कोई वैसा इवेंट हुआ है या कुछ ऐसी चीजें हुई है, किसी से लड़ाई हुई है या किसी चीज को लेके हम बहुत परेशान हैं, जॉब को लेके परेशान हैं, बहुत कुछ भी हो सकता है, और 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, हम कोशिश कर रहे हैं कुछ ऐसी चीजें करने की जिससे मेरे को अच्छा फील हो, लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं। अगर आज हम बहुत सैड या बहुत लो फील कर रहे हैं, तो वो 5 दिन, 6 दिन बाद भी वैसे ही वैसे ही नेगेटिव इमोशंस है, बेटर नहीं फील कर रहे। सो उस केस में ये एक टाइम है जब हम लोगों को हेल्प सीक करना चाहिए, सपोर्ट सीक करना चाहिए, जैसे हम फिजिकल हेल्थ के केस में भी करते हैं, राइट? जैसे यहाँ पे हेल्दी रिएक्टिंग इंजर्ड सिवियर एंड परसिस्ट, सो यहाँ पे फंक्शनल इम्पेयरमेंट है। अब अगर 3 दिन 4 दिन हो गया, हम किसी चीज को लेके बहुत परेशान हैं, हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे चीजों में। uh, अगर कोई भी काम कर रहे हैं वो शायद कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, मेरे सामने जो आएगा या जिसके साथ हम रह रहे हैं उस पर गुस्सा कर देंगे, वो चिड़चिड़ापन होगा, और उसके साथ साथ मेरी बॉडी भी मेरे को कहीं ना कहीं वो सिग्नल देगी कि हेल्प की जरूरत है। बॉडी में हेडेक होगा, बॉडी एक होगा, पेट अपसेट स्टमक होगा, बहुत सारी ऐसी। तो यहाँ पे भी हम लोग ये कह सकते हैं कि देखो माइंड और बॉडी कैसे कनेक्टेड है। वजह कुछ और थी, हम बहुत स्ट्रेस में थे, स्ट्रेस की वजह से ये सारी चीजें हुई, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव फीलिंग्स, नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव रिएक्शन। अब मेरी बॉडी भी मेरे को सिग्नल दे रही है, ठीक है? और तब भी अगर हम हेल्प नहीं मांगेंगे एक प्रोफेशनल से, सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो फिर हो सकता है कि वो चीज आगे बढ़ के इलनेस का रूप ले ले। सो ये एक जो मेंटल हेल्थ कंटिन्यूम है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, और हम सब स्ट्रेट लाइन पे हैं बिकॉज वी ऑल हैव मेंटल हेल्थ। इस चीज को समझना और याद रखना बहुत जरूरी है कि मेंटल हेल्थ तो हम सबका है ही, तो और हम सब स्ट्रेट लाइन पे हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं, सबके अपने अपने सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसकी वजह से हम मूव करते रहते हैं। यहाँ से थोड़ा अगर हम ज्यादा होते होते एकदम एक्सट्रीम हो जाएगा और हम राइट साइड जाएंगे जो इलनेस वाला पार्ट है, तो फिर वो मेंटल इलनेस हम कह सकते हैं। तो ये एक आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है और बहुत बेसिक, आई वुड से बहुत सिंपल सा तरीका है समझने के लिए कि मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस क्या है। और हम लोग ये भी कहते हैं कि मेंटल इलनेस किसी को भी हो सकता है, और इट्स एन इलनेस। मतलब हम लोग अक्सर घबरा जाते हैं। सो मेंटल इलनेस है तो ट्रीटमेंट भी है, प्रोफेशनल्स भी हैं, बट अगर हम किसी चीज को प्रिवेंट कर सकते हैं तो वो ज्यादा बेटर है, और उसके लिए कहीं ना कहीं अवेयरनेस बहुत जरूरी है। तो पहले हम खुद के लिए खुद में वो अवेयरनेस क्रिएट करें कि अच्छा मेंटल हेल्थ तो हम सबका है, हम सबका होता है, हम सब इस स्ट्रेट लाइन पे हैं, और हम सब मूव करते रहते हैं किसी ना किसी वजह से। लेकिन अगर हमको लगेगा कि अच्छा ये सारी चीजें, कुछ ऐसी चीजें जो मेरे साथ हो रही है जिसकी वजह से हम नॉर्मल जो फंक्शनिंग होती है लाइफ की वो नहीं हो पा रहा है, और मेरा हेल्थ पे बहुत असर पड़ रहा है, तो आई थिंक हम लोगों को यहाँ पे सपोर्ट मांगना बहुत जरूरी है। इफ यू डोंट डू दैट तो फिर वो इलनेस का रूप ले लेता है। और हम लोग की सोसाइटी में कहीं ना कहीं ये एक प्रॉब्लम है या ये एक इश्यू है, कह सकते हैं, ड्यू टू स्टिग्मा या लैक ऑफ अवेयरनेस, कि हम क्योंकि आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं तो हम सही टाइम पे मदद नहीं मांग पाते हैं। और भी बहुत सारी वजह है, बट ये आई थिंक हम सब इस चीज को मानेंगे कि वो अवेयरनेस कहीं ना कहीं नहीं है, जिस वजह से हम वेट करते हैं कि चलो ठीक है अभी होगा होगा होगा, लेकिन जब बहुत एक्सट्रीम हो जाता है तब फिर हम चाहते हैं कि अब चलो हम एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाते हैं। तो ये एक चीज है समझने के लिए। अब मेंटल हेल्थ तो हम लोग समझे, मेंटल इलनेस भी उस स्लाइड में हम लोगों को समझ में आया। अब मेंटल इलनेस जो है वो हेल्थ कंडीशंस है,
जैसे हम लोगों ने कहा कि जब हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं, सो मेंटल हेल्थ इंक्लूड्स आवर इमोशंस, आवर थॉट्स एंड आवर बिहेवियर। मेंटल इलनेस जो है वो कुछ वाइड रेंज ऑफ हेल्थ कंडीशंस है, आई वुड से, जो जिसकी वजह से हमारे इमोशंस में, हमारे थिंकिंग में, हमारे बिहेवियर में चेंजेस आते हैं। It affects the person's ability to function over a long period of time. सैड फील करना, लो फील करना, वो सारी चीजें नॉर्मल है। हम सब इस तरह के इमोशंस एक्सपीरियंस करते हैं, ऐसी फीलिंग्स होती हैं। बट अगर वो ज्यादा समय तक है और वो चीजें नहीं जा रही है, और हमारा जो डेली एक्टिविटीज है, हमारा जो फिजिकल हेल्थ है, ये सारी चीजों पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो फिर हमें हेल्प सीक करना चाहिए बिफोर इट टर्न्स इनटू अ मेंटल इलनेस। बहुत सारे जैसे मेंटल इलनेसेस की अगर हम बात करें, तो जैसे बहुत कॉमन है वो क्लिनिकल डिप्रेशन है, एंजाइटी डिसऑर्डर है, ओसीडी है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, ये सारे मेंटल इलनेसेस हैं। एंड देयर आर स्टैंडर्ड क्राइटेरिया यूज्ड टू डायग्नोज एंड ट्रीट देम। ये चीज, आई थिंक ये स्टेटमेंट बहुत जरूरी है कि हम और आप कोई भी बैठे बैठे डायग्नोसिस नहीं कर सकते। अच्छा, हम कहीं ना कहीं, आई थिंक ये भी एक हमारी सोसाइटी में ये चीज कॉमन है कि सेल्फ डायग्नोसिस वाली चीज, कि मेरे को तो डिप्रेशन है। कई बार ऐसा लोग कहते हैं बहुत कॉन्फिडेंटली कि मेरे को क्लिनिकल नहीं, मेरे को डिप्रेशन है, एंजाइटी डिसऑर्डर है। आप किसी प्रोफेशनल हेल्प, आई मीन आपने कभी प्रोफेशनल हेल्प सीख किया है, या आपके आप जिसके पास गए उसने कुछ नहीं, हम कभी प्रोफेशनल हेल्प, हमने कोई प्रोफेशनल हेल्प नहीं सीखी। आई हैव नेवर बीन टू अ काउंसलर, आई हैव नेवर बीन टू अ साइकोलॉजिस्ट और अ साइकाइट्रिस्ट, बट मेरे को डिप्रेशन है। सो अगेन आई थिंक लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग की वजह से होती है। और दूसरी चीज आई वुड लाइक टू शेयर, जो हमने ये चीज देखी है जो नहीं होना चाहिए, कि जैसे जब हम मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की भी बात करते हैं, उसमें अलग अलग तरह के प्रोफेशनल्स हैं। जैसे मेंटल हेल्थ सोशल वर्कर्स है, साइकाइट्रिक सोशल वर्कर्स है, थेरेपिस्ट है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, देन साइकाइट्रिस्ट हैं। सबके अपने अपने रोल्स होते हैं और सबके अपने अपने लिमिटेशंस होते हैं। सो एज अ mental health social worker, I have my own limitations. I cannot do what a therapist can do. एक थेरेपिस्ट का जॉब अलग होगा, एक सोशल वर्कर का जॉब अलग होगा, एक साइकाइट्रिस्ट का जॉब अलग होगा, बट वी नीड टू वर्क टुगेदर, राइट? सो ये चीज भी होती है कि हम और आप, कोई अगर हमारे पास आता है शेयर करने के लिए, तो हम और आप डायग्नोसिस कर देते हैं कि अच्छा तुमको तो डिप्रेशन है, और चलो साइकाइट्रिस्ट के पास चलो, दवाई लेना शुरू, मतलब इस तरह की चीजें होती है और देखा है ऐसा होते हुए, जो फिर बहुत प्रॉब्लमैटिक हो जाता है उस इंसान के लिए। सो इस चीज को याद रखना बहुत जरूरी है कि मेंटल हेल्थ जब हमने कहा, सो मेंटल हेल्थ में 3 चीजें थी जो हम कह सकते हैं की टर्म्स थे: हाउ वी फील, हाउ वी थिंक एंड हाउ वी बिहेव। और सो आई एम सो सॉरी, आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड। सो इसमें 3 की टर्म्स है: हाउ वी फील, हाउ वी थिंक एंड हाउ वी बिहेव, जिसमें हमने बात की थी इमोशनल वेलबींग की, सॉरी, इमोशंस, थिंकिंग और बिहेवियर। और जब हम मेंटल इलनेस की बात करते हैं, तो मेंटल इलनेस हेल्थ कंडीशंस है जिसके वजह से हमारे इमोशंस में, थिंकिंग में, बिहेवियर में चेंजेस आते हैं। और इसको डायग्नोस करने का क्राइटेरिया, स्टैंडर्ड क्राइटेरिया होता है, और एक प्रोफेशनल ही इसको डायग्नोस कर सकता है और ट्रीट कर सकता है। मेंटल इलनेस इज नॉट द सेम एज फीलिंग सैड और स्ट्रेस ड्यू टू अ डिफिकल्ट सिचुएशन। आई थिंक ये भी हम लोगों ने इस थोड़ी देर पहले हमने ये चीज कहा कि सैड फील करना, लो फील करना, किसी वजह से बहुत अनहैप्पी या स्ट्रेस्ड फील करना इज वेरी नॉर्मल, क्योंकि इंसान है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, कुछ ना कुछ चीजें होती रहती है, तो इंसान तो फील करेगा ही। लेकिन अगर ये ज्यादा लंबे समय तक हो रही है और मेरी एफर्ट के बाद भी वो चीज हम बेटर नहीं फील कर पा रहे हैं, तो फिर uh, हम और आप ये नहीं कहेंगे कि मेंटल इलनेस है। आई वुड ऑलवेज से कि गो सीक प्रोफेशनल हेल्प, ठीक है, लेकिन डू दैट। तो इस चीज को याद रखें कि फीलिंग सैड या स्ट्रेस्ड ड्यू टू अ डिफिकल्ट सिचुएशन डज नॉट मीन कि मेंटल इलनेस है, ठीक है। सम रिस्क फैक्टर्स, कुछ ऐसे फैक्टर्स जिसकी वजह से मेंटल इलनेस
हो सकता है। एक होता है फैक्टर फैमिली हिस्ट्री। अगर फैमिली में ऐसी हिस्ट्री रही हो कि फैमिली में किसी को मेंटल ऐसा होता है कि मेरे मदर को है या ग्रैंडफादर को था या अंकल को था, तो चांसेस हो सकते हैं। सेकंड है जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस बहुत मैटर करते हैं, स्पेशली दोज हु वर्क विद चिल्ड्रन। आई थिंक भूमिका बहुत अच्छे से इस चीज को समझ पाएगी बिकॉज उसका स्पेशलाइजेशन है कि इस चीज को पेरेंट्स को समझना बहुत जरूरी है कि चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस बहुत बहुत मैटर करते हैं। और अगर किसी का वैसा बहुत डिफिकल्ट चाइल्डहुड रहा है, बहुत चैलेंजिंग पास्ट रहा है ड्यू टू वेरियस रीजंस, अनरिजॉल्व्ड ट्रॉमास हैं या अब्यूसिव चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हैं, उसके वजह से भी बाद में जाके मेंटल हेल्थ कंसर्न्स हो सकते हैं, मेंटल इलनेसेस हो सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स, जो जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, किसी के साथ कुछ हुआ है, कुछ वैसा बड़ा इवेंट हुआ है लाइफ में, डेथ ऑफ अ लव्ड वन मे बी। फाइनेंशियल प्रॉब्लम से मेरे को याद आया कि आई वुड जस्ट शेयर एन एक्सपीरियंस। हम लोगों का फील्ड वर्क था एंड आई वाज वर्किंग इन अ रूरल सेटिंग, बहुत छोटा सा गांव था। होम विजिट पे गए थे, उस घर में 5-6 फैमिली मेंबर्स होंगे, हस्बैंड वाइफ और 3-4 बच्चे थे। और क्योंकि उतनी अवेयरनेस नहीं थी तो वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हुआ है। बट हम लोगों की वाइफ से मुलाकात हुई थी और वो लेडी ने बताया अपने हस्बैंड के बारे में कि उनकी नौकरी थी, वो छूट जाने के बाद उन्होंने किसी होटल में वो एज अ सिक्योरिटी गार्ड वो काम करते थे और किसी वजह से अचानक से उनकी नौकरी खत्म हो गई। और उस वजह से एक क्राइसिस था फैमिली में, 3 बच्चे थे, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, ही वाज द ओनली पर्सन हु वाज अर्निंग। उन्होंने और कहीं ना कहीं एक और चीज होती है जो जब हम मेंस मेंटल हेल्थ की बात करते हैं कि बहुत सारे स्टिग्मा है मेंस मेंटल हेल्थ को लेकर भी, और बहुत सारी ऐसे एक्सपेक्टेशंस हैं कि अच्छा मर्द है तो मर्द को दर्द नहीं हो सकता है, या मर्द कमजोर नहीं हो सकता है, मर्द कैसे रो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक चीज होती है कि हम लोगों की सोसाइटी में जो मेल मेंबर्स हैं उनको ऐसी शायद अपब्रिंगिंग हुई है या कंडीशनिंग है कि आप किसी के सामने रो नहीं सकते हैं या आप कमजोर नहीं हो सकते, है ना। तो इस वजह से क्या होता है कि जनरली जो मेल मेंबर्स है, हम सब ने नोटिस किया होगा, हम सबके फैमिलीज में भी ऐसा हो सकता है कि वो उतना एक्सप्रेस नहीं करते हैं, या अगर किसी तरह का कुछ फाइनेंशियल इश्यूज है, कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे कुछ वरीज हैं, कुछ किसी चीज को लेके स्ट्रेस्ड हैं, तो वो शायद उतनी ओपनली उस चीज के बारे में नहीं बात करेंगे। सो वो जिनके बारे में हम बता रहे हैं, उन्होंने ही लॉस्ट हिज जॉब, और बहुत अजीब सा, मतलब वो क्राइसिस थी फैमिली में। उन्होंने खुलकर किसी से बात नहीं की, फैमिली में पता था कि ऐसा हुआ है, और उनकी वाइफ ने बताया कि अचानक धीरे धीरे कुछ दिनों बाद उनके बिहेवियर में बहुत चेंजेस आने लगे। जैसे वो रात में सोते थे, अचानक से उठ के घर से बाहर निकल जाते थे, वॉक करने लगते थे, 2-2 दिन तक लोगों से बात नहीं करते थे, खाना पीना कम कर दिया था, खुद को आइसोलेट करने लगे थे। इस तरह के कुछ ऐसे बिहेवियर में चेंजेस आए थे जो लोगों ने, क्योंकि जो चीज दिखती है वो ऑब्जर्व, मतलब आप आसानी होती है समझने में, तो ये सारी चीजें थी। तो यहाँ कह सकते हैं कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, एंड बाद में क्योंकि हम लोग वो काम ही कर रहे थे तो उनको फिर जो प्रोफेशनल हेल्प मिलना चाहिए था वो मिला और उनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ। तो ये एक एग्जाम्पल था। कई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन है पैंडेमिक में, तो बहुत ही ज्यादा लोगों ने ये सारी चीजें फेस की है, और कहीं ना कहीं जिस वजह से मेंटल हेल्थ के बारे में जो बातें शुरू हुई है उसकी भी बहुत सारी वजह थी कि पीपल फाइनली वो समझ पा रहे थे कि मेंटल हेल्थ होता है कुछ, एंड मेंटल इलनेसेस आर रियल। सो इस तरह के बहुत सारे स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स हो सकते हैं जिसकी वजह से मेंटल इलनेस हो सकता है। सोशल इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल स्टेटस, ओके, ये भी एक है कि अब जैसे हम जिस कंट्री में रहते हैं वहाँ गरीबी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, उससे सारी चीजें कनेक्टेड है, हंगर है, अनएम्प्लॉयमेंट है। आप जिस जगह पे रह रहे हो, जैसे ऐसे बहुत सारे एरियाज है जहाँ एक छोटे से कमरे में 12-12 लोग रह रहे हैं, बहुत सारे फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स है। तो
बहुत सारे इस तरह के भी सोशल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल आई मीन इस तरह के भी फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से मेंटल इलनेस हो सकता है. नाउ दिस इज अ वेरी सिंपल केस स्टडी. इसमें हमने एक एग्जाम्पल दिया है अबाउट अ पर्सन. इसमें भी हमने आई डोंट नो फॉर सम रीजन एक मेल मेंबर है राकेश, हु इज अ 32-year-old मैन, और वो एक छोटे से गांव से बिलोंग करता है, लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए वो बॉम्बे आ गया. कहीं वो नौकरी करता था, उसके घर में उसकी एक बूढ़ी सी मदर है और 3 बहनें हैं. अगर हम स्पेशली जो कम्युनिटीज में काम करते हैं बहुत क्लोजली, वो समझ पाएंगे कि हमारी जो इंडियन सोसाइटी में जो कम्युनिटीज होती हैं उसमें कैसे एक मेल मेंबर पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. अच्छा, घर में बेटियां हैं या घर में लड़कियां हैं, उसकी शादी करना है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है. सो राकेश इज अ 32-year-old मैन हु इज लिविंग अलोन इन मुंबई. अलोन इन मुंबई. उसकी फैमिली में उसकी मदर है और 3 बहनें हैं जो उसके छोटे से गाँव में रहती हैं. राकेश कुछ साल पहले बॉम्बे आया था इन सर्च ऑफ बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज. उसकी एक बहन है जिसकी कुछ महीनों में शादी होने वाली है, और कुछ महीने पहले उसके फादर की डेथ हो गई है. राकेश के फादर की डेथ हो गई है. सो नाउ राकेश इज द ओनली मेंबर इन द फैमिली हु इज अर्निंग. कोविड की वजह से राकेश की जॉब खत्म हो गई है, बट राकेश अपने फैमिली में बता नहीं पा रहा है कि उसकी जॉब चली गई है. एंड दिस इज टेकिंग अ टोल ऑन हिम, which resulted in disturbed sleep cycles. अब यहाँ से important है कि ये सारी चीजें हुई, उसकी वजह से क्या हुआ कि स्लीप साइकिल, डिस्टर्ब स्लीप साइकिल्स, लॉस ऑफ एपेटाइट. ही ऑल्सो फेल्ट एग्जॉस्टेड मोस्ट ऑफ द टाइम. उसका एक छोटा सा रेंटेड रूम था जिसमें वो रहता था. ही स्टॉप्ड गोइंग आउट. आई एम सो सॉरी, शी लिखा है. सो ही स्टॉप्ड गोइंग आउट. he started spending a lot of time in the tiny room alone. जॉब चली गई, नहीं मिल पा रही है नौकरी, उसके वजह से वो बहुत ज्यादा इंफीरियर फील करने लगा. वो जो फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस होती है वो आने लगी. उसने खुद को आइसोलेट करना शुरू कर दिया. रिलेटिव से, फ्रेंड्स से, आसपास जो लोग रहते थे सबसे दूर रहने लगा. अक्सर उसको मसल्स में दर्द होता था या हेडेक होता था. एंड ही ऑल्सो स्टार्टेड गेटिंग सुसाइडल थॉट्स. और ये सारी चीजों के वजह से वो इस चीज को मानने लगा कि ही इज वर्थलेस एंड ही वुड बी बेटर ऑफ बीइंग डेड. ठीक है. सो ये एक सिंपल सी केस स्टडी है अबाउट अ 32-year-old मैन राकेश, जो एक इंडिया के छोटे से गांव से बिलोंग करता है और मुंबई जैसे शहर में अकेले रहता है, जिसकी नौकरी चली गई है. ही इज द ओनली मेंबर इन हिज फैमिली हु इज अर्निंग. अब इसमें फर्स्ट 3 लाइन्स जो थे वो कुछ फैक्टर्स थे. आई मीन आई वुड रियली वांट समबडी टू शेयर कि इस केस स्टडी से क्या समझ में आया. जो हम लोगों ने अभी बात की अबाउट मेंटल हेल्थ, मेंटल इलनेस, स्ट्रेस, स्ट्रेसर्स, फैक्टर्स, बहुत सारे इस तरह के टर्म्स यूज किए. तो इस केस स्टडी से क्या समझ में आया? इफ समबडी वुड लाइक टू शेयर कुछ भी जो दिमाग में आ रहा है ये केस स्टडी पढ़ के या सुन के. एनीवन? Fareen, I would like to share my observation Yeah. that here Rakesh has come to Mumbai, and being a only responsible person, he had this responsibility over him to look after his family back home. Right. And he was alone here, and he lost the job. So it Right. must have taken a toll on him. And in mental health like this particularly, I have seen experienced also that when you are alone, it becomes rather difficult. Mm-hmm. Like if there is somebody supporting you, there is presence of any human being around you, it Right. it does have a lot of impact on you, or it does give you that extra push that okay, the situations can be worked out. But in the scenario of Rakesh, he is he's living alone. We don't know whether he was sharing these things with anybody, the burden, the responsibility, and when we are in like on our own and not speaking with anybody, and just we and our mind alone, so it plays with us. So that is what probably like it is one of the assumptions that I'm sharing. I cannot diagnose, but this is what I feel like. And this also, like this also I have read a lot, like there are a lot of people who share that pains are there, and it is rather because
when we are stressed and undergoing through any problem. Like I remember, like when I used to go to field work for social work, in certain situations when I used to like experience something or hear something, so my shoulders used to pain a lot. And I'm sure that a lot of people experience this headaches or pain in different body parts. And many pains, they are the doctors are not able to identify like why does this happen. So I know that there is certainly a connection between these pains and our mental health. So yeah, Yes. that's all. Thank you so much for sharing. I think बहुत सारे important points थे. So this case study is, I think, अगर हम जब communities में काम करते हैं तो शायद हम कहीं ना कहीं relate कर पाएंगे, क्योंकि ऐसी चीजें होती हैं और बहुत सारे छोटे छोटे जो गांव हैं, small towns हैं, वहाँ से लोग बड़े बड़े शहरों में जाके काम करते हैं, छोटे छोटे कमरों में रहते हैं, अकेले रहते हैं, बहुत सारी responsibilities होती हैं, खुलकर बता नहीं पाते हैं. Pandemic में बहुत सारे लोगों ने अपनी नौकरियां खोई है. उनकी फैमिलीज गांव में है, बहुत सारी ऐसे फैक्टर्स है. तो फर्स्ट थ्री फोर स्टेटमेंट्स जो थे, बेसिकली यहाँ पे हम लोगों ने पहले समझा कि राकेश कौन है, उसके साथ क्या हो रहा है, और उसके बाद से हमने बात की कि वो क्या एक्सपीरियंस किया. तो हम लोगों को यहाँ पे स्ट्रेसर समझ में आया, ही लॉस्ट हिज जॉब, प्लस और भी दूसरे फैक्टर्स थे, जिस तरह की उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है फैमिली की. उसके साथ क्या होने लगा कि उसको नींद नहीं आती थी ठीक से, उसकी भूख खत्म हो गई, वो हमेशा थका हुआ फील करता था, अपने कमरे से बाहर निकलना उसने छोड़ दिया, खुद को आइसोलेट करना उसने शुरू कर दिया, आसपास जो लोग थे उनसे मिलना बात करना बंद कर दिया, फैमिली फ्रेंड्स से बात करना बंद कर दिया. उसको ऐसा फील होने लगा कि वो इंफीरियर था, और उसको हेडेक होने लगा, बॉडी एक होने लगा, एंड उसको कुछ टाइम बाद सुसाइडल थॉट्स भी आने लगे. और क्योंकि उसको ये लगने लगा कि आई एम वर्थलेस एंड इससे बेटर होगा कि हम मर ही जाते. राइट. सो ये कुछ चीजें हैं. अब यहाँ पे मेरे नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन है कि जो हम लोगों ने ऑलरेडी बात की, व्हाट डू यू थिंक इज हैपनिंग टू राकेश, व्हाट डू यू थिंक विल हेल्प राकेश. यहाँ पे क्या लगता है कि अगर हो सकता है एज अ कम्युनिटी वर्कर, अगर आप कम्युनिटी में जाओ, किसी कम्युनिटी में जाते हो एंड इस तरह का केस आपके सामने आ सकता है, आप मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल नहीं हो, ठीक है, लेकिन हो सकता है जब आप कम्युनिटी में हो तो इस तरह के केसेस आए, तो इस केस में आप क्या करते? राकेश के केस में अगर आप होते और आप होम विजिट के लिए जाते और ऐसा पता चलता, तो आप क्या करते? आपका क्या रिस्पॉन्स होता? Farheen, एक question भी है chat में. Do you want to take that question with this explanation that you're doing? Question is कि mental illness और feeling of the sense of sadness or stress में हम differentiate कैसे करें to understand if it's mental health concern or a mental illness? Okay, so iska I would answer this question last में, if that's okay. Yeah, just remind me, Bhumika, अगर हम भूल गए तो. So what do you think will help, Rakesh? Anyone who would like to answer? I mean, answer as in share your views कि as a community worker आप कैसे support कर पाओगे राकेश को? मैं बोल सकता हूँ. मुझे ये लगता है कि जनरली हम जब भी मेंटल हेल्थ का बात करते हैं तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस से भी अपने शेयर कर रहा हूँ. एज ए कम्युनिटी वर्कर मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमें फैमिली के साथ काम करना ज़रूरी है, और ये इंडियन कंटेक्स्ट में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, स्पेशली रूरल सेटिंग को अगर देखें हम तो मुझे लगता है कि फर्स्ट लाइन ऑफ जो आपका अप्रोच होता है ना, जब आप मेंटल हेल्थ का बात कर रहे हैं, तो फैमिली को कहीं ना कहीं ये बात खुल के राकेश को बात करना पड़ेगा अपने फैमिली से, या फैमिली को हमें बताना पड़ेगा कि आप राकेश से बात कीजिए इस चीज़ को, इंस्टेड कि हम सीधे एक्सपर्ट को या किसी काउंसलर या जिसे भी हम इस केस को दें, या जैसे भी करना है हमें. तो जैसे ये मैं अपने मेरे भाई हैं, वो कोई किसी कंडीशन से सफ़र कर रहे हैं अभी, तो मैं ये देखा है कि कहीं ना कहीं हम तुरंत एक्सपर्ट के पास नहीं जा सकते हैं उस तरीके से. उसका कॉस्ट भी लगता है एक एक्सपर्ट का, और एक्सेसिबल नहीं है इतना, क्योंकि और आप जहाँ मेन का बात कर रहे हैं तो एक जैसे हम देखते हैं मेन को समाज में कि स्ट्रांग होते हैं वो, और जो भी बोला जाता है तो उनके लिए फ्रीली बोलना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, पहले बात तो. और दूसरी बात, फैमिली अगर बात नहीं करती है, फैमिली नहीं समझती है, तो वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है. तो मुझे लगता है तो सोशल वर्कर या कम्युनिटी वर्कर, हमें फैमिली स्ट्रेंथनिंग का बहुत ज़रूरत है मेंटल हेल्थ को लेके, कि उनको बेसिक इन्फॉर्मेशन देना कि क्या क्या सिम्टम हो सकता है. मान लीजिए उनको कोई भी प्रॉब्लम है या इलनेस ही है, तो क्या सिम्टम हो सकता है.
राकेश कौन है? ठीक है, हाँ, तो हाँ ये काम हम कर सकते हैं कि हाँ हाँ आयुष, यू कैन कंटिन्यू। हाँ, नहीं, राकेश का ही सवाल चल रहा है, तो वो कर सकते हैं हम कि फैमिली के साथ काम करना बहुत जरूरी है, फैमिली को बताना जरूरी है कि ये एक कंडीशन है जिसको हम ठीक कर सकते हैं अगर सही से डायग्नोज कर लिया गया तो। और सोशल वर्कर का काम वहां तक हम समझते हैं सीमित रख सकते हैं, उसके बाद एक्सपर्ट को, ना कि हम खुद एक्सपर्ट बन जाए, ऐसा बोल रहे हैं। हाँ, सो आई थिंक ये एक बहुत आयुष ने बहुत सारे 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कहा। एक था फैमिली सपोर्ट, की फैमिली का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ट्रीटमेंट बाद में आता है, उसके पहले एक फैमिली का रोल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी चीज जो आयुष ने कहा कि वो अवेयरनेस के बारे में, कि फैमिली को भी बताना कि क्या है। अच्छा, एक बहुत कॉमन सा एक इशू ये भी, चैलेंज ये भी होता है कि क्योंकि उतनी अवेयरनेस नहीं है मेंटल हेल्थ को लेके या मेंटल इलनेस को लेके, तो कई बार लोगों को नहीं पता होता है कि हो सकता है कि मेरा कुछ मेंटल हेल्थ कंसर्न है। मतलब वो इंसान स्ट्रगल कर रहा होगा, सफर कर रहा होगा, लेकिन उसको नहीं पता होगा कि मेंटल हेल्थ कंसर्न हो सकता है। तो आई थिंक सबसे पहले उस इंसान को एजुकेट करना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ ऑफ कोर्स उसकी फैमिली को, लेकिन ये भी हो सकता है आयुष की वो तैयार ना हो। उसका, उस इंसान का भी कंसेंट बहुत जरूरी है कि उसके परमिशन के बिना हम उसकी फैमिली के पास कैसे जाएं। हाँ, अगर बहुत सिवियर एकदम से सुसाइडल केसेस जो होते हैं तो बहुत जरूरी होता है। बट आयुष का 2-3, जैसे एक पॉइंट जो फैमिली सपोर्ट था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए फैमिली को बताना बहुत जरूरी है। बट फैमिली को बताने से पहले आपको उस इंसान के साथ वैसा वो रिलेशनशिप एज इन वो ट्रस्ट बिल्ड करना होगा, और वैसा एक रैपो बनाना बहुत जरूरी है कि वो इंसान आप पे ट्रस्ट करे, आपसे शेयर करे। पहले यहाँ पे आपकी प्रायोरिटी वो इंसान होगा कि आप पहले समझो कि वो क्या फील कर रहा है या क्या एक्सपीरियंस कर रहा है या उसके क्या स्ट्रगल्स है या कंसर्न्स है, और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आगे दूसरे स्टेप्स होंगे जिसके बारे में आई थिंक अभी हम लोग इतना डिटेल में बात नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दिस सेशन इज नॉट अबाउट दैट। ठीक है, सो व्हाट डू यू थिंक विल हेल्प राकेश? ये आयुष ने बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स शेयर किए। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है जो आई वांटेड टू शेयर विथ यू ऑल। अंडरस्टैंडिंग द फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल सिम्टम्स ऑफ मेंटल इलनेस। इसके पहले भी जब बात हुई तो किसी ने, भूमिका ने भी माइंड एंड बॉडी का एग्जाम्पल दिया था। जब हम मेंटल हेल्थ कॉम्पोनेंट्स के बारे में बात कर रहे थे उसमें भी माइंड एंड बॉडी कनेक्शन आया था जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी भी थोड़ी देर पहले किसी ने बात किया, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि कैसे उनको बॉडी एक होता था। और तो यहाँ पे एक चीज होती है ना कि जब लोग प्रोफेशनल्स के पास आते हैं या हॉस्पिटल सेटिंग्स में आते हैं और उनके मेंटल हेल्थ कंसर्न्स हैं, लेकिन शायद वो नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि उतनी अवेयरनेस नहीं है, तो वो अपने सिम्टम्स को, वो फिजिकल सिम्टम्स के बारे में ज्यादा बात करते हैं। और आप किसी भी साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट जो क्लिनिकल सेटिंग में काम करते हैं, आप उनसे बात करना, या अगर हम, तो उसमें ये चीज बहुत कॉमन है कि लोग अपने फिजिकल सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं कि पैर बहुत दुखता है, बॉडी में बहुत दर्द रहता है, सर बहुत दुखता है, इस तरह की चीजें। व्हेन आई वाज वर्किंग इन अ क्लिनिकल सेटअप, वहाँ आई रिमेम्बर बहुत सारे ऐसे सर्विस यूजर्स थे जिनको सिवियर मेंटल इलनेस था, लेकिन वो जब आप उनसे इंटरैक्ट करते थे, बात करते थे, वो आपसे बात करते थे, लेकिन वो फिजिकल सिम्टम्स के बारे में ही बात करते थे। और जैसे हम लोगों ने माइंड और बॉडी कनेक्शन के बारे में बात की, अभी हम लोगों ने राकेश वाला जो केस स्टडी भी हम लोगों ने जो पढ़ा, उसमें भी कुछ फिजिकल सिम्टम्स भी थे कि जैसे राकेश को बॉडी एक, हेड एक होने लगा, बॉडी एक होने लगा, और कुछ साइकोलॉजिकल सिम्टम्स थे। इस चीज को समझते हैं कि जैसे फिजिकल सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे हेडेक है, चेस्ट पेन है, बॉडी एक है, बहुत कॉमन है। अगर हम बहुत स्ट्रेस में भी होते हैं तो ये सारी चीजें होती है हमारी बॉडी के साथ, हमारी बॉडी भी रिएक्ट करती है। लॉस ऑफ एपेटाइट, स्लीप एंड वेट, या तो बहुत ज्यादा नींद आएगी या नींद ही खत्म हो जाएगी, बहुत ज्यादा भूख लगेगी या भूख ही नहीं लगेगी, अचानक से वेट कम हो जाएगा, फ्रीक्वेंट अपसेट स्टमक होगा, एनर्जी लेवल्स एकदम ही डाउन हो जाएंगी, वीकनेस, फेंटिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। ये भी एक बहुत कॉमन कॉमन पॉइंट है कि बहुत सारे लोग
लोगों को पैल्पिटेशन होता है या ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है, मेरे साथ ये होता है जब हम बहुत स्ट्रेस में होते हैं या जिस किसी वजह से अगर हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में बहुत परेशान रहते हैं तो आई स्टार्ट हैविंग डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग एंड ट्रेमर्स अगेन अ फिजिकल सिम्टम। वैसे ही साइकोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं जैसे सोशल विड्रॉवल, जैसे आइसोलेशन की हम लोगों ने बात की थी राकेश के भी केस में, ही स्टार्टेड आइसोलेटिंग हिमसेल्फ। ये चीजें होती, ये एक साइकोलॉजिकल सिम्टम है कि इंसान खुद को अपने फैमिली फ्रेंड से दूर कर लेता है, अकेला रहता है, कमरे में बंद है, घंटों घंटों बंद है, लोगों से बात नहीं कर रहा है, फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, लैक ऑफ इंटरेस्ट है, जो चीजें करनी पसंद थी, जो चीजों में दिल लगता था या अच्छा लगता था करना, वो इंटरेस्ट एकदम ही खत्म हो गया है। अब वो सारी चीजों को करने का ना दिल करता है और करने से ना बेटर फील होता है। काफी फ्रस्ट्रेशन होता है, गुस्सा आता है, इरिटेशन, चिड़चिड़ापन होता है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, फोकस नहीं कर पाते हैं, चीजें भूलने लगते हैं विदाउट एनी रीजन। वो एक घबराहट होती है और हम मतलब अगर हमसे कोई पूछेगा कि क्या वजह है, पता नहीं क्या वजह है, लेकिन बस बेचैनी है या घबराहट है या हम बहुत ज्यादा वरीड फील करते हैं। तो जब हम कम्युनिटी में काम करते हैं तो बेचैनी, घबराहट, ये सारे टर्म्स बहुत कॉमन है, बहुत लोग इस तरह के ये सारे वर्ड्स यूज करते हैं समझाने के लिए कि वो किस चीज से गो थ्रू कर रहे हैं या वो क्या फील कर रहे हैं। कंफ्यूजन, फॉरगेटफुलनेस, एंगर, ये सारे कुछ साइकोलॉजिकल सिम्टम्स है। तो ये चीज समझना कि जब हम मेंटल इलनेस के बारे में बात करते हैं तो मेंटल इलनेस में साइकोलॉजिकल सिम्टम्स के साथ साथ फिजिकल सिम्टम्स भी होते हैं, बिकॉज ऑफ माइंड एंड बॉडी आर कनेक्टेड। कुछ फिजिकल सिम्टम्स हैं, कुछ साइकोलॉजिकल सिम्टम्स हैं, हो सकता है हम सारे सिम्टम्स नहीं कवर किए हो, क्योंकि जब हम बहुत डिटेल में जाते हैं कि कितने तरह के मेंटल इलनेसेस हैं, कौन कौन से हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं, तो सबके सिम्टम्स अलग अलग होते हैं। उतना डिटेल में हम लोगों को जाने की अभी जरूरत नहीं है, बट कुछ बेसिक चीजें हैं जो हम लोगों को समझना चाहिए या याद रखना चाहिए। सो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमने कवर करने की कोशिश की है। अभी आई थिंक अभी जब आयुष ने शेयर किया था, जब उन्होंने कहा था प्रोफेशनल हेल्प के बारे में कि इतनी आसानी से प्रोफेशनल हेल्प भी नहीं मिलता है, विच इज वेरी ट्रू, स्पेशली जब हम अपनी सोसाइटी की बात करें। बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हम फेस करते हैं, जैसे लैक ऑफ अवेयरनेस है, पुअर अंडरस्टैंडिंग है। आई थिंक एक कम्युनिटी वर्कर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है अवेयरनेस रेज करने में, लोगों को एजुकेट करने में, फैमिलीज को, इंडिविजुअल्स को, कम्युनिटीज को, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अवेयरनेस की कमी के वजह से, वो लैक ऑफ नॉलेज के वजह से लोग हेल्प नहीं सीख कर पाते हैं। जो हम लोगों ने कॉन्टिन्यूम के बारे में भी बात किया था, वो एक स्लाइड था कि हम सब स्ट्रेट लाइन पे हैं, वी कीप मूविंग अप एंड डाउन ड्यू टू सम फैक्टर्स, अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं। उसमें भी अगर हम देखें तो हम लोगों को अवेयरनेस की जरूरत बहुत है। अगर मेरे को ही नहीं पता होगा मेंटल हेल्थ के बारे में, जो बेसिक अवेयरनेस होनी चाहिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग मेरे को नहीं पता होगा, तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, उस चीज को हम टालते रहेंगे कि अच्छा ठीक है कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं कुछ नहीं। क्योंकि फिजिकल हेल्थ में क्या होता है कि अगर वो कोई चीज दिख रही है तो लोगों को समझाने में भी आसानी होती है, आपको उतना ही अटेंशन मिलेगा लोगों से कि अरे उसको चोट लग गई है, अरे उसको ब्लीडिंग हो रही है, या अरे वो उसको फीवर है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है। लेकिन जब हम इमोशनल वेलबींग की बात करते हैं, मेंटल वेलनेस की बात करते हैं, तो हम लोगों के लिए भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है लोगों को समझाना कि हम क्या फेस कर रहे हैं या क्या हमारे अंदर चल रहा है, और लोगों के लिए भी समझना बहुत मुश्किल है क्योंकि कहीं ना कहीं वो इनविजिबल है। और जब हम मेंटल इलनेस की बात करें, अगेन कहीं ना कहीं वो सपोर्ट नहीं मिल पाता है बिकॉज वो इनविजिबल है। तो बहुत सारे लोगों को बहुत नेगेटिव रिएक्शंस मिलते हैं कि अरे वो तो बस अटेंशन के लिए कर रहा है, अरे तुम ये क्यों नहीं करती, उससे ठीक हो जाएगा। तो इस तरह की चीजें होती है, इसलिए कहीं ना कहीं अवेयरनेस बहुत जरूरी है। अगर हमारे में वो अवेयरनेस हो तो हम खुद की भी हेल्प कर पाएंगे, अपने फैमिली की भी कर पाएंगे, नेबर्स की कर पाएंगे, फ्रेंड्स की, एंड एज अ होल कम्युनिटी की भी कर पाएंगे। सेकंड, जब हम चैलेंजेस की बात करते हैं तो मेंटल हेल्थ सर्विसेज हर जगह अवेलेबल नहीं है। अगर हम छोटे छोटे शहरों की बात करें, गांव की तो मतलब अभी बात ही ना करें, लेकिन जैसे आई एम फ्रॉम पटना इन बिहार, आई एम फ्रॉम बिहार। जब हम बिहार को कंपेयर करते हैं, या बिहार में भी जो मेन सिटी है पटना, पटना को हम कंपेयर करते हैं बॉम्बे से, कैलकाटा से, बैंगलोर से, मेरे को वो डिफरेंस दिखता है। बहुत मुश्किल होता है फॉर पीपल, मतलब हम ये पटना की बात कर रहे हैं जो एक प्रॉपर सिटी है, एंड आप खुद सोचो कि छोटे छोटे जो टाउन्स होते हैं, विलेजेस होते हैं,
बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स होते हैं, उनका क्या होता होगा। तो पटना जैसे शहर के लिए बहुत जो लोग रहते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है पता कर पाना भी कि मेंटल हेल्थ सर्विसेज अवेलेबल है भी कि नहीं है। चलो हमने अवेयरनेस क्रिएट कर दी, हमको पता है कि हमको हेल्प की जरूरत है, बट अब हम जाएं कहाँ, ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है। सो ये पूरी सोसाइटी, जो इंडियन सोसाइटी, कहीं ना कहीं लैक ऑफ अवेलेबिलिटी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि अवेलेबल नहीं है, प्रोफेशनल्स नहीं है। जो हाईली अर्बनाइज्ड एरियाज हैं वहाँ प्रोफेशनल्स आपको मिलेंगे, मिलेंगे, हम ये नहीं कहेंगे कि वहाँ सब कुछ अच्छे से होता है, बट जो छोटे छोटे शहर है और गांव है वहाँ तो कोई बात ही नहीं करता इसके बारे में। एक्सेसिबिलिटी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके। अगर चलो है, हमको पता है कि ये अवेलेबल है, लेकिन हम एक्सेस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं, अगेन ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स। हो सकता है कि बहुत दूरी हो, जैसे व्हेन आई वाज वर्किंग इन नागपुर क्लिनिकल सेटअप में, तो महाराष्ट्र नहीं, बहुत अलग अलग स्टेट से लोग आते थे। वहाँ का जो मेंटल हॉस्पिटल, नागपुर मेंटल हॉस्पिटल है, इट्स ह्यूज। वहाँ जो सर्विसेज है उसको आई मीन लोग अपने फैमिली मेंबर्स को, फ्रेंड्स को लेके आते थे ट्रीटमेंट के लिए। बहुत दूर दूर से लोग आते थे, छोटे छोटे गांव से आते थे। बहुत लोगों के पास उतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं, जिसके वजह जिसके लिए कहते हैं कि कम्युनिटी मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है, कि हम उन तक क्यों नहीं पहुंच सकते अगर वो हम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। सो आई थिंक ये भी एज अ कम्युनिटी वर्कर, ये सारे द रीजन व्हाई आई डिसाइडेड टू शेयर दिस स्लाइड वाज कि एज अ कम्युनिटी वर्कर आई थिंक हम लोगों को इस चीज की भी अवेयरनेस या जानकारी होना जरूरी है कि हमारे जो सोसाइटी में लोग हैं, कम्युनिटीज है, वो किस तरह की चैलेंजेस फेस करती है। बिकॉज ये कहना बहुत आसान होगा कि चलो प्रोफेशनल हेल्प है, आप प्रोफेशनल हेल्प सीख कर लो, लेकिन सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है ना। मतलब जो एक एक आई थिंक एक फ्रेज है कि हम सब एक ही बोट में नहीं है। हो सकता है सिचुएशन हम सब, पैंडेमिक तो हम सबके लिए हुआ, बट सबके लिए पॉसिबल नहीं था प्रोफेशनल हेल्प सीख करना। इस पैंडेमिक के दौरान बहुत सारे लोगों ने फर्स्ट टाइम प्रोफेशनल हेल्प सीख किया, बट फिर भी बहुत सारे लोग नहीं कर पाए और शायद नहीं कर पाए। तो ये भी हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस चीजों को समझ पाए और कुछ एफर्ट डाल पाए। तो एक्सेसिबिलिटी में एक तो एक इम्पॉर्टेंट चीज हो गई कि दूरी, अवेलेबल ही नहीं है, दूर दूर से लोग आ रहे हैं, उतने रिसोर्सेज ही नहीं है। अभी इतना खर्च जो महीने में जो कमाई होती है वो एक दिन में कैसे खर्च कर दे, वहां से यहाँ आने में ही खर्च हो जाएगा। दूसरी एक फैक्टर होता है पैसा। लोग अफोर्ड नहीं कर पाए, जो हमने अफोर्डेबिलिटी एक पॉइंट ऐड किया है अगेन विच इज वेरी कॉमन, कि जैसे जब हम थेरेपी सेशंस के बारे में फॉर एग्जांपल बात करते हैं, तो वो एक क्विक फिक्स सोल्यूशन नहीं है कि आप गए और आपने दवाई ली और बस आप नेक्स्ट डे सुबह उठे आप ठीक हो गए। वो एक प्रोसेस होता है। जैसे जब हम हीलिंग की या रिकवरी की बात करते हैं, इट्स अ प्रोसेस, किसी किसी इंसान की वो जर्नी होती है। एक थेरेपी सेशन, 2 थेरेपी सेशन, 3 थेरेपी सेशन, वो डिपेंड करता है कि किसकी क्या नीड है। सब लोग अफोर्ड नहीं कर पाता है। बहुत सारे ऐसे सेशंस, बहुत सारे ऐसे थेरेपिस्ट हैं जिनकी फी 1500, 1200, 3000, 2500 पर सेशन दे चार्ज। इतना सबके लिए पॉसिबल नहीं है। दे हैव देयर ओन रीजंस, बिकॉज गवर्नमेंट की साइड से उतना सपोर्ट नहीं है। बट अगेन सब लोग नहीं अफोर्ड कर सकता है। बट मेंटल हेल्थ या वेल बीइंग तो सबका राइट है ना। सो वी नीड टू वर्क, आई मीन वी ऑल नीड टू डू समथिंग इस चीज को ठीक करने में। और स्टिग्मा एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वो आई थिंक हम और आप इस चीज को समझ पाएंगे, क्योंकि कुछ लोगों में, आई मीन हम लोगों में से कुछ लोगों ने खुद एक्सपीरियंस किया होगा या होते हुए देखा होगा। हमने स्कूल्स में शायद उतनी अवेयरनेस नहीं थी, बट कॉलेज में हमने होते हुए देखा है विद माई बैचमेट्स और माई फ्रेंड्स की काउंसलिंग सेंटर है, काउंसलर्स हैं, बट फिर भी स्टूडेंट्स नहीं जाते हैं। अगेन बिकॉज देयर इज दिस फियर ऑफ बीइंग जज्ड, कि अगर हम काउंसलिंग के लिए जाएंगे तो सामने वाला मेरे को जज करेगा, या मेरे को वो लेबल दे दिया जाएगा कि ये तो पागल है, तुमको काउंसलिंग की क्या जरूरत है। तो और ये बहुत मतलब ये स्टिग्मा बहुत कॉमन है। मतलब जब हम स्टिग्मा की बात करते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जब जो हम लोग कम्युनिटीज में देखते हैं, रूरल सेटिंग्स में देखते हैं कि लोगों के साथ क्या होता है। तो कहीं ना कहीं स्टिग्मा के वजह से लोग नहीं ओपन अप, नहीं एक्सप्रेस कर पाते हैं, नहीं मदद मांग पाते हैं। एंड दिस
जैसे वर्क स्पेसेस की अगर हम बात करें तो जैसे आजकल वर्क प्लेस मेंटल हेल्थ एक अलग ही टॉपिक है जो बहुत ज़रूरी है जिसके बारे में बात करना। और ऐसा नहीं है, अगर हम ऑफिसेज में भी हैं तो बहुत सारे ऑफिसेज में वैसा अच्छा कल्चर नहीं होता है। और बहुत लोग सफ़र करते हैं, बहुत लोगों के मेंटल हेल्थ कंसर्न्स होते हैं बिकॉज़ ऑफ देयर अनहेल्दी वर्क प्लेस एनवायरनमेंट, लेकिन वो मदद नहीं माँग पाते हैं। वो अगेन स्टिग्मा कि अगर हम सेशंस के लिए, अगर हम काउंसलिंग सेशंस लेते हैं या हम थेरेपी लेते हैं या अगर हम साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और अगर किसी को पता चल जाता है तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तो ये एक जो स्टेटमेंट है कि लोग क्या कहेंगे, ये बहुत कॉमन है हम लोगों की सोसाइटी में, एंड दिस प्रिवेंट्स अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम सीकिंग हेल्प. And the last point is lack of support from friends and family. Just 5 more minutes and we'll just end this. I think this is the second last slide. So lack of support from friends and family again, जो I think आयुष ने जिसके बारे में कहा था कि एक और चीज होती है कि फैमिली और फ्रेंड्स सपोर्ट नहीं करती है. अगर हमको बहुत सिंपल सा एग्जांपल ये है कि अगर मेरे को किसी तरह का फिजिकल हेल्थ इशू है और हम हॉस्पिटल में हैं या घर में ही हैं, तो लोग मेरा हालचाल पूछेंगे, मेरे को मैसेजेस आएंगे, कॉल्स आएंगे, गेट वेल सून के कार्ड्स मिलेंगे, फ्लावर्स मिलेंगे. अगर मेंटल हेल्थ रिलेटेड कंसर्न है तो कितने लोग पूछेंगे? आई डाउट. अगर मेरे 10 फ्रेंड्स है तो हो सकता है 10 में से 4 फ्रेंड्स 6 फ्रेंड्स मेरे को छोड़ भी दें, ये बोल के कि अरे इसको तो ऐसा है. तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं स्टिग्मा है, लैक ऑफ अवेयरनेस है, बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारे ठीक जानकारी नहीं है लोगों को, फैमिली नहीं सपोर्ट करती है, फ्रेंड्स नहीं सपोर्ट करते हैं. वी डू कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स, अ लॉट ऑफ इंडिविजुअल्स, यंग इंडिविजुअल्स स्पेशली, जिनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट नहीं करते हैं. वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं एंड दे डू नीड सपोर्ट. एंड क्योंकि उनकी फैमिली, उनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, कर सकते हैं, बिकॉज आई मीन नहीं करते हैं, तो वो अफोर्ड नहीं कर पाते अपने थेरेपी सेशंस. तो ये सारी कुछ चीजें हैं. और नाउ हाउ कैन आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट जो हम लोग का लास्ट स्लाइड है, जो हम लोगों ने राकेश वाले केस स्टडी में भी बात की थी कि एज अ कम्युनिटी वर्कर आप कैसे सपोर्ट कर सकते हैं. सो हो सकता है कि हम और आप ऐसे इंसान, आई मीन हमारे फैमिली में या फ्रेंड सर्कल में, ऑफिस में, कहीं पे भी कम्युनिटी में ऐसे किसी से आप मिले जो काफी स्ट्रेस में हो, डिस्ट्रेस में हो. सो सबसे पहली चीज जो हम लोगों को करना चाहिए, इट इज लिसन. जस्ट लिसन टू दैट पर्सन. उस इंसान को वो स्पेस देना बहुत जरूरी है. लिसन विदाउट जजमेंट. एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि वी नीड टू बी गुड लिसनर्स. शायद कहीं ना कहीं हम लोग अच्छे लिसनर्स नहीं हैं, और ये भी एक स्किल है जो होनी चाहिए. और अगर हम लोग किसी के बारे में कुछ पता चलता है या कोई अगर कुछ शेयर करता है तो हम लोग बहुत जल्दी जज कर लेते हैं उस इंसान को. सो द फर्स्ट point, which is a very important point, is listen to that person without judging that person. Let that person speak. We need to be patient. Do more listening than speaking. दूसरी चीज होती है जो हम और आपके साथ हुआ होगा शायद, कि अगर हम बहुत स्ट्रेस में या बहुत परेशान है किसी वजह से और अगर हमने शेयर करना शुरू किया तो सामने वाला आपको सजेशंस देने लगता है. आपका बेस्ट फ्रेंड भी होगा, या होता है कि उनका इंटेंशन गलत नहीं होगा, बट शायद लोगों को पता नहीं है कि हम रिस्पॉन्ड कैसे करें. सो डू मोर लिसनिंग दैन स्पीकिंग. वहां पे एडवाइस देना या सजेशन देना, वो इंसान, कभी कभी हम लोगों को सजेशन नहीं चाहिए होता है, वी जस्ट नीड समबडी टू लिसन. एक्नॉलेज दैट यू आर लिसनिंग. यहाँ पे वर्बल एंड नॉन वर्बल क्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आई कॉन्टैक्ट. कि सामने अगर आप कुछ नहीं भी बोल रहे हैं तो सामने वाले को वो फील होना चाहिए कि आप हैं, आप सुन रहे हो. तो आई कांटेक्ट होना, या हाँ, मतलब कि उसको लगे कि हाँ आप सुन रहे हो. अलाउ देम टाइम टू थिंक एज वेल एज टॉक. हो सकता है कि वो कहते कहते उसको व्हेन समबडी ओपन्स अप या कोई अगर कुछ वैसा शेयर करता है तो उसके लिए आसान नहीं होता है, किसी के लिए भी, हम और आपके लिए भी. तो उस इंसान को थोड़ा टाइम दो कि वो सोचे और वो एक्सप्रेस कर पाए. ये नहीं कि जल्दी जल्दी बताओ या आप सजेशन देने लगे. एंड पैराफ्रेजिंग ओकेजनली. हो सकता है कि जस्ट टू कंफर्म, जस्ट टू चेक विद दैट पर्सन कि तुम जो कह रहे हो हम सही समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं. सो ओकेजनली आप पैराफ्रेज कर सकते हो to ensure you understand what they are saying. Do not try to fix their problems. Again, ये चीज होती है कि अगर हम कुछ किसी से शेयर कर रहे होते हैं तो वो इंसान
सॉल्व करने लगता है। जैसे हम लोग के साथ ऐसा होता है कि शायद हो सकता है कि कोई मेरे से आके शेयर कर रहा हो, तो इंस्टेड ऑफ लिसनिंग टू दैट पर्सन एंड जस्ट बीइंग देयर फॉर दैट पर्सन, हम उसको उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू कर देते हैं या फिक्स करना शुरू कर देते हैं। उस चीज की अभी जरूरत नहीं है। And the last thing is help them find resources. Maybe we can, I mean, maybe we can plan another session on, you know, how to support somebody. I mean, as a community worker, आप इस तरह के challenges face कर सकते हो कि because आप जब field पे जाते हो तो बहुत unexpected चीजें हो सकती है, unexpected events हो सकते हैं कि कुछ इस तरह के केसेस आ सकते हैं कि हम प्रिपेयर्ड ना हो कि अब हम कैसे रिएक्ट करें, मेरे को क्या करना चाहिए। तो आई थिंक कुछ ऐसी बेसिक चीजें हैं जो हम समझ सकते हैं और हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये बहुत बेसिक चीजें थी। लास्ट था हेल्प देम फाइंड रिसोर्सेज। अगर आपको पता है, जो आई थिंक किसी ने कहा था कि आप ही खुद डायग्नोज करने मत बैठ जाओ कि अरे तुमको तो क्लिनिकल डिप्रेशन है, अरे तुमको तो एंजाइटी डिसऑर्डर है, या तुमको ये करना चाहिए वो करना चाहिए। नहीं, आपका रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आप सपोर्ट करो। किस तरह से कर सकते हैं वो मे बी हम बाद में बात कर सकते हैं, बट बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं, जैसे हेल्पलाइन नंबर्स होते हैं। आई थिंक हम लोगों को पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे मेंटल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अफोर्डेबल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। बहुत कम रेट होता है उनके सेशंस का। सो इस तरह की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और हम ऐसे रिसोर्सेज उनको लोगों से हम शेयर कर पाए और उनको बता पाए कि अच्छा अगर ऐसा है तो मे बी यू कैन गेट इन टच विद दिस पर्सन, या हम तुम्हारी हेल्प करते हैं इन गेटिंग इन टच विद अ प्रोफेशनल। सो ये कुछ चीजें हैं। दिस इज इट, दैट वाज द लास्ट स्लाइड। वी ऑल्सो ऑफर ऑनलाइन काउंसलिंग सर्विसेज, बिकॉज कहीं ना कहीं हम लोगों का ये एक मोटिव है कि मेंटल हेल्थ केयर को कैसे हम अफोर्डेबल और एक्सेसिबल बना पाए। somebody I being somebody, हम खुद बिहार से है और पटना से है, काफी सालों तक मेरा वहीं रहना हुआ है। सो आई नो हाउ डिफिकल्ट इट इज फॉर पीपल टू सीक प्रोफेशनल हेल्प। शायद एज अ प्रोफेशनल मेरे लिए कहना आसान होगा, लेकिन जो लोग रह रहे हैं छोटे छोटे टाउन्स में, विलेजेस में, उनके लिए आसान नहीं होता है ड्यू टू वेरियस रीजंस। So we are trying to make it more affordable and accessible for people. And again, we value inclusion and dignity for all, because mental health shouldn't be a luxury. Mental health हम सबका है, हम सबका राइट है। तो हम कैसे जितने लोगों तक हम मदद पहुंचा सकते हैं, हम सब तक मदद पहुंचाएं और सबको उतना ही रिस्पेक्ट और डिग्निटी दे। सो दिस इज आवर कॉन्टैक्ट नंबर। कुछ भी अगर हो तो यू कैन गेट इन टच विद अस। दिस इज इट। आई होप सिंपल सा था, और जो बेसिक चीजें थी हम लोगों ने कवर। Thanks a lot, Farheen. I think comment section says a lot. जो भी सब लोगों को जिस चीज के लिए हम आए थे यहाँ पे, तो हम सबको वो कुछ जवाब मिल चुके हैं। बेसिक्स पे आई थिंक हम सब काफी क्लियर हैं, और जितने भी यहाँ पे 15 लोग प्रेजेंट हैं, उन सब से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ये इनिशिएटिव जो है ऑल हैंड्स मीट का, वो इसलिए है ताकि सबसे पहले तो फर्स्ट लेयर ऑफ अस, पीपल लाइक अस, जो कम्युनिटी वर्कर्स हैं, हम अपने स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या जो भी हमें ऐसा लगता है, क्योंकि हमें थोड़ा बहुत अवेयरनेस है, हम कंटेंट पढ़ते रहते हैं और फरहीन ने इतने सारे सिम्टम्स बताए हैं, तो इस वीक में हमारी कोशिश ये है कि हम अपने को एक अपॉर्चुनिटी दें, क्योंकि वी हैव अ ऑर्गेनाइजेशन का पूल, थैंक्स टू हैया, जो डिफरेंट स्टेट्स में काम कर रहा है और सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। और फॉर्मेट ये है कि आप अपना केस, चाहे अनोनिमस ढंग से भी हम फॉर्म क्रिएट करेंगे, आप आगे रख सकते हैं और थेरेपिस्ट आपको कनेक्ट करेंगे, और हैया वुड पे फॉर अस फॉर इंस्टेंस। तो प्लीज, अगर हम अपने अंदर से हेजिटेशन हटाएंगे, मैं खुद को भी कह रही हूँ जब मैं सबको बोल रही हूँ, क्योंकि मैं खुद थेरेपी ले रही थी एंड इट डिडंट वर्क आउट, तो अगेन आई एम गोइंग टू गिव माई सेल्फ अपॉर्चुनिटी, थैंक्स टू फरहीन, जो आई हैड टू पॉज एंड थिंक कि नहीं करना है, आई हैव टू टेक माई सेल्फ सीरियसली। तो बस आप सबसे ये रिक्वेस्ट है। और नेक्स्ट ये है कि अगर आपको लगता है कि आपकी कम्युनिटी से आप केसेस लाना शुरू कर सकते हैं, तो हमारे पास शीट तैयार है, अद्वैता से आप बात कर सकते हैं, संजीव से बात कर सकते हैं, और वहां पे अपने केसेस को लाना शुरू कर सकते हैं। वी विल शेयर इट विथ यू। थैंक्स अ लॉट फरहीन अगेन, एंड वी आर होपिंग कि हम एक और सेशन प्लान करेंगे नेक्स्ट। थैंक्स अ लॉट एवरीवन। Thank you so much, Shivi. Thank you, Bhumika. And I'm so sorry, just one last thing. I think Ananya ने कोई question पूछा था. So it's already too late. I think I just
हमने ये note down कर लिया एक question, and I'll try to answer it and share with Bhumika, and Bhumika can share with Ananya if that's okay. Absolutely, absolutely. Once again, want to just thank you, Fareen. I think just agreeing to do this session and coming, giving us your time. और मेरा पूरा refresher course और so many new things I learned. So thank you so much for that. And already request आ रही है second session की, तो मतलब हम तो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे. Thank you so much, Bhumika. Thank you, everyone. Take care. So, should we just end this session? I mean, Yes. Yeah, Yes. one last thing, if you could, everyone can send their questions on the